गाइस, नमस्कार। डेली टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो बी और आर ओ एग्ज़ाम से संबंधित जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न ये है, क्या होता है प्रिपरेशन, तैयारी? क्या पढ़ना तैयारी है? क्या लिखना तैयारी है? क्या किसी चीज़ को समझ लेना ही तैयारी है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक ओलंपिक धावक बनना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना होगा। तो हम जो पढ़े हैं उसका आकलन कैसे करें? तो उसके आकलन करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम अधिक से अधिक अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और देखें कि हमारी पढ़ाई का स्तर क्या है और हम प्रश्नों को कितना बेहतर कर पा रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए हमारे पास एक ही संसाधन है कि हम अधिक से अधिक अभ्यास करें, पुनः रिवीजन करें। जो टॉपिक से क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं उस टॉपिक को पुनः देखें, फिर रिवीजन करें, पुनः देखें। यह प्रक्रिया बार बार जब दोहराएंगे आप, तब समझिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी का मतलब है अभ्यास, रिवीजन, अभ्यास, ठीक। तो प्रैक्टिस रिवीजन जितना आप करेंगे उतना ही तैयारी के निकट होंगे आप, उतना ही माइंड आपका शार्प होगा, प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अब प्रश्नों का जो अभ्यास शुरू कर दिए हैं डेली। ये प्रोग्राम हम लोग का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जारी रहना चाहिए। चलिए, तो रात्रि 9 बजे बिल्कुल ना देखना भूलें। हाँ, और इसे जुड़ने के लिए एकदम सामान्य प्रक्रिया है। जो हमारे विद्यार्थी नए हैं वो सिर्फ क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो लोग नहीं जान रहे हैं यूट्यूब पे श्याम IAS लिखें, आता है तुरंत उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से क्या नहीं बदल सकता जीवन में, एक नया रंग आएगा। इस निराशा के घोर में उस आशा की किरण का इंतज़ार है, क्योंकि दुनिया में अब वैक्सीन बन चुकी है। आप जानते हैं कि जैसे कि रशिया में प्रयोग सफल हो गया है, हाँ, और इंग्लैंड भी सफल होने की स्थिति में हो गया, अमेरिका भी पहुंच चुका है और भारत में भी ह्यूमन ट्रायल जारी है। तब इस दौर में भी हम लोग जहाँ घर पे बैठे हैं या फिर अपने कमरे पे हैं, कहाँ जहाँ भी हैं, तैयार रहना है, क्योंकि एक युद्ध रणभूमि में जाना है और उस रणभूमि के लिए एक योद्धा को हर क्षण तैयार रहना ही होगा। चलिए आइए देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 72वां, 73वां, 74वां, 71वां संविधान संशोधन। तो आप जानते हैं कि 73वां, 74वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ 73वां संविधान संशोधन, चलिए कमेंट करिएगा। देखिए, जो 74वां संविधान 73वां जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, और वही शहरी जो स्थानीय निकाय है उसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। और इसके लिए भाग 9 का जोड़ा गया। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 G समाविष्ट किया गया और इसके लिए 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। तो आप जानते हैं कि जो स्थानीय निकाय हैं उनका हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची में वर्णन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बना करके, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न फिर से ध्यान दीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, जो जहाँ भी संवैधानिक मामले होगा और इस तरह के, वहाँ पर संसद को ही सारे अधिकार हैं। तो संसद जो है विधि बना करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार का विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 138 में यह प्रावधान है कि संसद अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न संशोधन या प्रावधान करके उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसको विस्तारित कर सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो
विधायिका है और कार्यपालिका दोनों कोरिलेट हुए, जुड़े हुए हैं। तो विधायिका से ही गठन होता है कार्यपालिका का। तो यह विधायिका कौन से? तो विधायिका का जो निचला सदन है लोकसभा, जिसे हम लोग आम सभा बोलते हैं, जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है, तो ये लोकसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका गठन है, अगर वह कार्यपालिका का हेड जो मंत्रिपरिषद होती है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद लोकसभा में अल्पमत आ गई तो सरकार गिरना तय हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांत, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उद्देशिका, किसे कहा गया है? चलिए बताइएगा। तो ये जो है क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया। ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए लोकसभा सचिवालय, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आंसर दीजिए। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा सचिवालय की बात हो रही है, तो आप जानिए कि ये किसके अंडर में काम करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। लेकिन में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की, सदस्य राज्य लोकसभा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी। बताइए किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित जो प्रक्रिया है, हालांकि जो विकल्प डी है वो भी गलत है। यहाँ पर महाधिवक्ता होता है, ना कि महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन ये जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के अधीन आता है। विकल्प डी भी गलत है आपका। ठीक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि इस क्वेश्चन में दो, अभी क्वेश्चन आयोग में आएगा इस तरह का तो गलत हो जाएगा, हालांकि वो हो जाता है भाई। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जब कैबिनेट मिशन आता है जब 1946 में, जिसमें भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। तो संविधान सभा के उस समय जो है जब इसका गठन हुआ था तो 389 सदस्य थे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, 11 प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरों के अधीन, 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश, और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। ठीक, ये प्रावधान था उसमें का। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सचिवालय। तो आप जानते हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जिसमें से राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। और राष्ट्रपति एक ऐसे प्रतिनिधि हैं देश के प्रथम नागरिक जो कार्यपालिका के भी अंग हैं, विधायिका के भी अंग हैं और न्यायपालिका के भी अंग हैं, इसीलिए उन्हें सबसे सर्वोच्च माना जाता है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जो संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इस अधिवेशन को आहूत करने का जो अनुच्छेद 108 है, कौन सा? अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान है कि इस बैठक के आहूत करने यानी बुलाने का जो
अधिकार क्षेत्र है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, जबकि इसका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले, 6 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये जो है आपका, इसमें 6 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति होती है, और या तो फिर वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाता है उसके लिए जो है वह लागू होता है। अनुच्छेद 324। जनहित याचिका IPL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्य में उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। चलिए, तो देखिए जनहित याचिका की जो बात है, यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में इसको क्या किया जा सकता है? अपील किया जा सकता है। तो इसकी अवधारणा मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर के द्वारा दी गई थी। ठीक, ये जस्टिस PN भगवती जो इसके जन्मदाता माना जाते हैं भारत में। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु। तो देखिए, पंचायत चुनाव जो लड़ने की आयु निर्धारित करी गई है वह न्यूनतम 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ वर्ग आयोग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? 92 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन, 94 संविधान संशोधन, 96 संविधान संशोधन। तो 93वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके कारण शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो इसके जो है राज्यपाल की शपथ ग्रहण जो होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था स्थापित की गई? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो जहाँ तक लोकायुक्त की बात है तो इसका प्रावधान भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, तो सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। किसने किया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। कब? 1966 में। और वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन हुआ था सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान में 1973 में हुआ था, फिर बिहार में 1974 में हुआ था, और गुजरात 1986। लिखित में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये जो है, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक, जिसका 1809 में, तो ओम्बुड्समैन जो संस्था है ये गठित कहाँ पर हुई थी? 1809 ईस्वी में स्वीडन में। अब भारत में जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकपाल या लोकायुक्त बोलते हैं। ठीक, तो जैसे बैंकिंग लोकपाल होता है आपका, बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं हम लोग, ओम्बुड्समैन। तो यहाँ पर जो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित किया गया था, कब हुआ था? 1966 में। इसने सिफारिश की थी ओम्बुड्समैन की, यानी लोकपाल की। इनमें से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसमें देखिए, जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। किससे है? चुनाव सुधार से संबंधित है। जबकि AL सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, और आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी समितियां जो हैं किससे संबंधित हैं? पंचायती राज से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है?
अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 15(5) में, अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16(5) में। तो इसकी जो सुविधा है भारत में वह किस में है? अनुच्छेद 15(5) में। किस में है? अनुच्छेद 15(5) में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वह कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करता है? प्रतिषेध करता है। ठीक। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन जो क्या करता है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसके तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 2002 में। का वर्ष 2002 में। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, चंगोरी। चलिए बताइए। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर है। क्लियर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी, अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोस, भागीरथी एवं भिलांगना। तो ये भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बनाया गया है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो आप जानते हैं कि टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है ना, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। कितनी है? 261 मीटर है। ठीक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, IMF, IBRD, संयुक्त राष्ट्र, WTO। तो देखिए ये जो सम्मेलन है जो कि 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जो है 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक में IBRD की स्थापना की गई थी और दूसरा मुद्रा कोष का। यही IBRD जो वर्ल्ड बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक यानी IBRD जो इसकी संगठक संस्था है वर्ल्ड बैंक की, इन दोनों की स्थापना की गई थी। अर्थात विकल्प 1 और 2 सही होगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, विश्व बैंक, UNDP, IMF। आप जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक भारत ये जो यूपी कमीशन में बहुत जो है फेवरेट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निम्नतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संघ है यह सुविधा प्रदान करती है। जब विनिमय दर $1 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1.58 हो जाता है तो इसका अभिप्राय है कि रुपया अधिमूल्यित हो गया, डॉलर का मूल्य घट गया, रुपये का मूल्य घट गया, डॉलर अधिमूल्यित हो गया। इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है $1 60 से $1 58। तो इसका मतलब यह है कि रुपये क्या हुआ? मजबूत हुआ। रुपये मजबूत हुआ। तो जब रुपये कमज़ोर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अवमूल्यन, और जब मजबूत होता है तो इसे बोलते हैं अधिमूल्यन। और डॉलर का मूल्य घट गया, बिल्कुल सही है। डॉलर का मूल्य घट गया तभी तो डॉलर जो डॉलर हमको 60 रुपये में $1 मिलता था अब 58 रुपये में ही मिल रहा है। तो डॉलर का मूल्य भी गिर गया। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में, अंकगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में, विपरीत में। तो जनसंख्या वृद्धि माल्थस के अनुसार जो है ज्यामितीय क्रम में होती है। वह कहता है कि जो जनसंख्या का वृद्धि है वह ज्यामितीय क्रम में होता है, जबकि जो खाद्यान्न की वृद्धि है वह अंकगणितीय क्रम में होता है। जैसे 2 से 4, 8, 16, 32 इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, और जो खाद्यान्न है वह 1, 2, 3, 4 इस रूप में बढ़ता है। तो इसलिए जनसंख्या ग्रोथ खाद्यान्न की अपेक्षा उसका ज़्यादा होता है।
फिलिप रॉकर किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति में बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति विस्फीति, मुद्रास्फीति में बेरोजगारी को, मुद्रास्फीति और अदृश्य बेरोजगारी को, मुद्रा विस्फीति एवं चक्री बेरोजगारी को। तो जो फिलिप वक्र है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है। यह क्या बताता है? यह कहता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या होती है, बताइए। इसमें क्या होता है? नेगेटिव संबंध। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी महंगाई जब बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। बेरोजगारी क्या होती है? घटती है। दोनों में विपरीत संबंध है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, लॉर्ड मेनार्ड किन्स, इनमें से कौन है? तो इसका जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इसकी राइटर हैं, जिन्होंने जिसकी इस पुस्तक की जो प्रकाशन है 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? प्रोफेसर किन्स, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर काउथर्ड। तो जाने मानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री जब 1929-30 में मंदी आई थी तो उस महान मंदी के दौर में जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि सरकार के व्यय के स्तर को समायोजित करना नहीं, सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, सरकार को रोजगार देना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग यह मानते थे कि सरकार को किसी भी प्रकार से उत्पादन की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो किन्स ने कहा कि जब सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी तो रोजगार का सृजन कैसे होगा। तो सरकारी हस्तक्षेप को उन्होंने अनिवार्य बताया था और इस प्रक्रिया से जब 1930 की मंदी समाप्त हुई तब दुनिया ने किन्स को स्वीकार किया। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये जो है 943 है। कितना है? 943 है। लेकिन जो अंतरिम जनगणना है उसका अकॉर्डिंग 940 था, अलग विकल्प 940 दिया है, लेकिन ये 943 है। ध्यान रहे कितना है? 1943, ये ध्यान रहे। ठीक, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का 1084 है। ठीक, और जबकि न्यूनतम हरियाणा का रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 879। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का सरकार का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो देखिए जो योजना आयोग है और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास समिति, दोनों के अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और दोनों जो है क्या है, एक कैबिनेट के प्रस्ताव पर बनी हुई संस्थाएं हैं। उनके से कौन सा राज्य भारत सरकार में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। बताइए, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, केरल। केरल जो है सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति, ब्याज दर नीति। क्लियर करिए। तो जो टैक्सेशन है, क्योंकि सरकार क्या करती है, अपने राजकोष को भरने के लिए विभिन्न कर लगाती है और उन करों से राजस्व की प्राप्ति होती है, फिर सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको व्यय करती है। नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को, 2 फरवरी 2008 को, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2010 को। अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए विकल्प दीजिए, कमेंट करिएगा। हाँ बताइए क्या आंसर होगा। जो लोग लाइव हों आंसर दें। चलिए ये आंसर है क्या? 2 अक्टूबर 2009 को। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो ये स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? हार्ट्रे, हायक, किन्स, हिक्स। किसने किया था? ये किया था हायक ने। किसने किया था? हायक ने। बताइए, हायक।
तो ये जो मौद्रिक सिद्धांत है, सॉरी माफ़ करिएगा, एक मिनट, व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। तो व्यापार चक्र का जो विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है, ये जो है प्रोफेसर आर.जी. हार्ट्रे ने किया था। किसने किया था? सॉरी माफ़ करिएगा, प्रोफेसर आर.जी. हार्ट्रे ने किया था। तो प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार ये कहते हैं कि व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से मौद्रिक परिघटना है। यह व्यवसायियों की ओर से मुद्रा की मांग के पक्ष में अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा मंदी में परिवर्तित होता रहता है। अर्थात जो व्यापार है वह मुद्रा के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस में चलता रहता है। यह मनी के माध्यम से क्या होता है? चलता रहता है, जिसमें एक प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो जो व्यापारी है वो भी मुद्रा लगाता है, उसके बदले वस्तु लेता है। जो बिजनेसमैन है वो भी करता है। उपभोक्ता क्या करता है? मुद्रा से खरीदारी करता है। तो मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में चक्री माध्यम में चलती रही, वस्तु तो एक दिशा में चलती है, ठीक, जबकि मुद्रा दोनों दिशाओं में चलती है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? DOS, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई नहीं। तो ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। इसका अर्थ क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। मल्टीमीडिया से सम्मिलित हो सकता है। न्यूमेरिक टेक्स्ट व पिक्चर डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, केवल न्यूमेरिक टाइप डाटा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है इससे कौन प्रभावित होता है? ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक। ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पूमिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉबिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ईमेल स्पैमिंग। क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह कहलाता है वार्म, वायरस, ट्रोजन। इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? ये कहलाता है वायरस। क्या कहलाता है? वायरस। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, माइक्रोमीडिया, इंटरएक्टिविटी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो ये कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 10 किग्रा CO2, 100 किग्रा CO2, 1000 किग्रा CO2, 10,000 किग्रा CO2। किसके? आंसर दीजिए। तो ये जो है 1000 CO2 के बराबर होता है। एक कार्बन क्रेडिट 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। तो उत्सर्जन व्यापार का प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर आप 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करते हैं तो। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक विषाक्तता, सीसा विषाक्तता, पारद विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता। जो मिनीमाता रोग होता है तो ये पारे की विषाक्तता के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारे की मरकरी की विषाक्तता, मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या, जैव द्रव्यमान का पैकेज, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाता है बताइए? तो ये कहलाता है क्या? वहन क्षमता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वहन क्षमता। पर्यावरण की भाषा में क्या बोलते हैं? वहन क्षमता। चलिए आगे बढ़ा जाए। नैनोकण का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? नैनोकण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 100 nm से 1000 nm के बीच, 0.1 nm से 1 nm के बीच, 1 nm से 100 nm के बीच, 0.01 nm से 0.1 nm के बीच। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है इन्हीं नैनो कणों के माध्यम से काम करती है। तो ये जो है 1 nm से 100 nm के बीच होता है, ठीक। तो 1 नैनोमीटर बराबर
एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन करना, साख का नियमन करना, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवालियों प्रबंधन करना। क्या नहीं है भाई, स्पष्ट करिए। तो देखिए, क्या विदेशी व्यापार नियमन करती है आरबीआई? नहीं, ये विदेश मंत्रालय का काम है, तो विदेशी व्यापार के। तो आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं देखिए। मुद्रा का निर्गमन, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, मौद्रिक साख नीति का निर्धारण एवं नियमन करना, जिसमें आप देखते हैं कि जो विभिन्न दरें SLR CRR ये सब जारी होता है, विनिमय का स्थिरीकरण बनाए रखना, IMF में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, और वित्त संस्थाओं का नियमन करना, और मुद्रा के विनिमय को बनाए रखना, या वही कहते हैं विनिमय का स्थिरीकरण। जो विदेशी विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं उनके साथ हमारा जो विनिमय है भारतीय मुद्रा का वह स्थिर बना रहे, ये कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस का उपयोग होता है जैविक खाद में, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद में, रासायनिक कीटनाशक में। तो ये किस में होता है? ये होता है जैविक कीटनाशक। किस में होता है? जैविक कीटनाशक में। निम्नलिखित में कौन सी गैस, फिर से ध्यान दीजिए, बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस का उपयोग जैविक कीटनाशक में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषित गैस नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान नहीं सही नहीं है? इबोला वायरस, चेचक, जीव सांख्यिकी की पहचान अंगुली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग आनुवंशिक प्रतिकृति, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक व अपराधी की पहचान, ये तो सही है कि हम लोग इसे जो है पैतृक पहचान कर लेते हैं। लेकिन क्या इबोला वायरस, चेचक भी एक बीमारी, इबोला वायरस भी एक बीमारी, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं। तो विकल्प ए आपका गलत है। तो इबोला वायरस भी रोग है, जो कि इबोला रक्तस्रावी बुखार होता है। इबोला वायरस के कारण लगने वाले अत्यंत संक्रामक रोग हैं, जबकि जो है चेचक भी एक बीमारी है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसमें हम लोग करते हैं यूरेनियम 234 का। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 234 का। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मीथेन, बीटेन, एसिटिलीन। बताइए। तो ये है एसिटिलीन। क्या है ये? एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन, वैनेडियम। क्या होता है? तो इसमें होता है सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीस्टराइन। क्या नहीं है? ये है कैप्रोलैक्टम। बाकी सब क्या है? पॉलीमर हैं। क्लियर? कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के का जो है योगदान क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, सीसा का, एल्युमिनियम का। तो ये टंगस्टन का बनाया जाता है, जिससे अगर ज़्यादा हीट हो तो वह गल जाए। निम्नलिखित किस विकर्ण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? 320 से 400 nm, 200 से 280 nm, 280 से 320 nm, 400 से 600 nm। तो बताइए क्या होता है इसमें? ये होता है क्या?
200 से 280 mm। भारत का पहला संचालन उपग्रह RNSS-1 ये छोड़ा गया श्रीहरिकोटा से, अहमदाबाद से, तिरुवनंतपुरम से, बेंगलुरु से। तो जानते हैं आपके भारत के उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं? श्रीहरिकोटा से। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी एक समान रहती है, ध्रुव पर की तरफ बढ़ती है। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, जबकि ध्रुव की ओर चलते हैं तो घटती है। तो पृथ्वी पर एक समान जैव विविधता नहीं पाई जाती, अर्थात विकल्प ए सही है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है देहरादून में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, नागपुर में। बताइए तो ये कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है ये? देहरादून में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। ये कहाँ पर स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। तो नेशनल पार्क को आपको पूरा मैपिंग कर लेना है, रट लेना है। चलिए किसी दिन मैं उसका लिस्ट दे दूंगा आपको। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, जबलपुर, दिल्ली। ये है कहाँ पर? इलाहाबाद, यानी वर्तमान का प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 23 मार्च को। तो पूरे दुनिया में अहिंसा के लिए जाने जाने वाले कौन भाई? चलिए बताइए। 30 जनवरी। POCSO कानून का संबंध तेल कंपनियों से, बच्चों से, लोकसेवकों से, समुद्र से क्या है? तो POCS अधिनियम 2012 में आया था, जो बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए विशेष कानून बना है। तो इसका संबंध किससे है? बच्चों से। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगे, एंड्रॉयड वाणी निवेश, बृहद एड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह मंगल। तो लाल ग्रह मंगल बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कौन सा सही नहीं है? प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगे, ये भी सही है। एंड्रॉयड क्या वाणी निवेश है? एंड्रॉयड एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आप लोग खूब यूज करते हैं, बताओ आप लोग एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड जो है वाणी निवेशक नहीं है, जो कि फाइबर, जो प्रकाशीय फाइबर है, कांच और प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसमें लंबाई की दिशा में प्रकाश संचरण हो सकता है। क्लियर? और जो गार्ड पार्टिकल आप जानते हैं, जिसे हम लोग हिग्स बोसान बोलते हैं, बृहद हैड्रॉन कोलाइडर है। लाल ग्रह भी सही है। ठीक, इसमें प्रकाश तरंगे। क्लियर? निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? बान की मून, जेवियर परेज द क्यूलार, बुतरस वघाली, यूथांट। कौन रहे हैं? ये रहे हैं बुतरस घाली, जो कि प्रथम अफ्रीकी भी हैं। कौन है? प्रथम अफ्रीकी महासचिव। ये कब से कब रहे भाई? तो 1 जनवरी 1992 से, 1 जनवरी 1992 से लेकर के 31 दिसंबर 1996 तक। ठीक, तो 1 जनवरी 1992 से लेकर के 31 दिसंबर 1996 तक रहे हैं। इनमें से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? हरियाणा, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। कौन सा है ये? यह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से सब लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। आउट ऑफ प्रिंट
न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, रॉबिन जॉफ्रे, निक न्यूमैन, मार्क टूली। बहुत कठिन सवाल आगे भाई, कौन है? तो पुस्तकों का लिस्ट बहुत पूछता है हम लोगों से। यूपी कमीशन में एक सवाल जो है पूछ ही लिया जाता है पुस्तकों से, जो लेटेस्ट में आई होती है। तो आउट ऑफ प्रिंटर्स न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, इसके लेखक है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। निखित ए और बी का सही चयन करना है आपको। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों कथन सही हैं? क्या दोनों कथन सही हैं? बताइए। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, क्या ऐसा हम लोग को मिलता है उदाहरण? बिल्कुल मिलता है भाई। जो कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है, लेकिन सबको किसी भी कार्य करने की छूट है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, धर्म जटिल हो गया। जो जिस वर्ण में जिस जाति में है वो उसी जाति का काम करेगा, उससे बाहर वो नहीं जा सकता है। उसी जाति से शादी विवाह होंगे, रोटी बेटी का संबंध उसी में होगा। तो जटिल हो गया धर्म ना। तो जो उसमें पहले था, और इसमें आप देखो बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है भारत में। उसी धर्म की जटिलता का परिणाम है कि भारत में भी महावीर और बुद्ध जैसे लोग हुए। हाँ, उधर जो है आपका जो दौर चल रहा है यूनान के विचारकों का। हाँ, तो ये जो दोनों कथन क्या है, सही है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी वलश्री का नासिक अभिलेख, वैश्यनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, धानदेव का अध्याय अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य। तो भागवत धर्म का हम लोग को जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वह वैश्यनगर का गरुड़ स्तंभ से मिलता है। किसमें मिलता है हम लोग को? वैश्यनगर के गरुड़ स्तंभ में। तो ब्राह्मण धर्म का जटिल कर्मकांड, यज्ञ व्यवस्था, ये सब इस धर्म का प्रथम उल्लेख 6वीं सदी ईसा पूर्व में उपनिषदों में हम लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद जो है अभिलेखी साक्ष्य हम लोगों को वैश्यनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। चलिए आगे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद एवं शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस प्रथम, डेमेट्रियस, मेनांडर, स्ट्रैटो। तो ये जो है मेनांडर का वर्णन करता है। किसका? मेनांडर का। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? स्पष्ट करिए। तो ये हम लोगों को जानकारी मिलती है किसमें? सामवेद में। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? हूण का आक्रमण, प्रशासन का समानतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। क्या कारण है? ये था अरबों का आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह। तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। तो 1526 में आप जानते हैं कि जब पानीपत का युद्ध होता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किसने लाया था? अकबर ने लाया था। निम्नलिखित स्मारकों को शासक से सम्मिलित करना है आपको। डोरा गुम्बद शेरशाह, अष्टभुजी मकबरा, गोल गुम्बद, सप्त महारवी मकबरा। चलिए मिलान करिए भैया, मिलान करना आपको। तो बलबन का मकबरा,
क्लियर करिए। तो गोल गुम्बद किसके समय में प्रसिद्ध है भाई? एक मालूम है आपको, मोहम्मद आदिल शाह। और शेर शाह का क्या प्रसिद्ध है? शेर शाह का दिए गए विकल्प में क्या प्रसिद्ध है? बताइए। चलिए स्पष्ट करिए, शेर शाह का क्या प्रसिद्ध है? अभी मकबरा तो दो दिया है। मकबरा आप जानते हैं, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, और आप जानते हैं कि खूब प्रसिद्ध है। बताइए। क्लियर करिए भाई। देखिए डी का हमें एक कंफर्म था, डी का 2। अब डी का 2 तो 3 विकल्पों में दे रखा है, अब क्या किया जाए? और दोहरा गुम्बद जो है सिकंदर लोदी के समय में फेमस है। किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में। अब दो तो मालूम हो गया, अब लेकिन दोनों के आधार पे देखा जाए तो आंसर ही नहीं निकल रहा है। तब क्या किया जाए? जो अष्टभुजी मकबरा है वह शेरशाह का है, जो सासाराम में है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। तो देखिए ए का 4 यानी दोहरा जो गोल गुम्बद है सिकंदर लोदी का है, और गोल गुम्बद ये जो है मोहम्मद आदिल शाह का है, अष्टभुजी मकबरा शेर शाह का है, और ये बलबन के समय का है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? जल महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, उज्जैनी का महल। कौन सा नहीं है भाई? स्थापत्य कला से प्रश्न। तो ये जल महल नहीं है, बाकी सब फतेहपुर सिकरी में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ा जाए। महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। तो आप जानते हैं कि फिनिक्स की स्थापना तो भारत में हुई ही थी, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी जो है भारत आने से पहले ही कर दिए थे। तो ये कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका ही वाला फिनिक्स सबसे पहले का आश्रम है महात्मा गांधी का। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हिम्पे, कोर्टनी इल्बर्ट, फिलिप फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में गठन किया गया था, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हिम्पे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नवगोपाल मित्रा, दीनबंधु मित्रा। कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्रा। कौन थे? दीनबंधु जो है मित्रा। तो ये किससे संबंधित था? तो ये नील दर्पण जो है कृषक आंदोलन से संबंधित था। किससे था? कृषक आंदोलन का इसमें वर्णन मिलता है हमको। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। किसके थे? तो जो अजीमुल्ला खां हैं, कौन? अजीमुल्ला खां, ये नाना साहब के सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब। तो ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खां तथा सतारा के जो उपदस्थ राजा के निकटवर्ती डोडोजी बापू थे, उनके बीच
जो 1857 में विद्रोह जब हुआ था, है ना, तो ये नाना साहब के सबसे निकटवर्ती ये रहे हैं। क्लियर। सत्यशोधक समाज स्थापना किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फूले, भास्कर राव। तो किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कब? 1873 ईस्वी में। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, लल्ली गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? बताइए। तो ये किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में। कब किए गए थे? कानपुर, ये 1924 ईस्वी में। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है मिजल उल फतूह में, चैनामा में, रजतुस्सफा में, जियामुल हिकायात में। किसमें मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? जीवा में उल हिकायात। ठीक, जीवा में उल हिकायात में चुंबकीय दिशा सूचक जो यंत्र है, इसका हम लोगों को प्रथम जानकारी मिली। तो ये 13वीं सदी के अरबी ग्रंथ जो जवा मीउल हिकायात है, ठीक है, इसमें हमको जानकारी मिलती है। और जबकि प्रयोग सबसे प्रथम किसने देश ने किया था? चीन ने किया था। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा खीरंगाड, अलकनंदा लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा धौली गंगा। बताइए। ये जो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, भीउंडार घाट जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये स्थित है। कौन सा घाट? गोविंद घाट। किन दो नदियों के संगम पर? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा किन नदियों के संगम पर। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट, गहरे सागरीय मैदान। तो दो इसमें देखिए, जो सबसे नितल का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसका भूतल का हिस्सा जो कि 3,000 से 6,000 मीटर की गहराई में आपको मिलता है, ये होता है महासागरीय मैदान। क्या होता है? महासागरीय मैदान, जिसका सबसे बड़ा विस्तार हम लोगों को मिलता है। ग्रेनाडा अवस्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में, भूमध्य सागर में। तो जो ग्रेनाडा है, ये पश्चिमी द्वीप समूह का एक हिस्सा है जिसमें कैरिबियन सागर में यह स्थित है। तो इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? सेंट जॉर्ज में। क्लियर। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा? 97.88 डिग्री पूर्व, 87 डिग्री पश्चिम, 87 डिग्री पश्चिम, 97 डिग्री पश्चिम। बताइए क्या होगा भाई? अब तो बड़ा कठिन सवाल आ गया। दोपहर 12 बजे भेजा गया और संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। अब वह नगर में शाम को 6 बजे पहुंचा। बड़ी अजीब स्थिति है। तो कहाँ पहुंचा ये? बताइए। तब तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक गुणन पूरा करती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो 1 डिग्री 360/15 कर दीजिए, 24 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। अर्थात 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री? 1/4 डिग्री। अर्थात 4 मिनट में सूर्य का प्रकाश
कितना चलता है, 1 डिग्री की दूरी करता है, तय करता है। तो 12 तिहाई चलते 12 मिनट का समय लगा, अर्थात 3 डिग्री ही गया। तो ये 12 मिनट का समय लगा है, 3 डिग्री चला है। और जबकि तार पहुंच रहा है कितने बजे, शाम को 6 बजे। ठीक, तो जो 90 डिग्री देशांतर है, जब इसको सूर्य पार करेगा, किसको, 90 डिग्री, तो 6 घंटे में 90 डिग्री देशांतर को सूर्य पार करेगा, क्योंकि 6 घंटे का अंतर बता रहा है। जैसे देखो ये 6 बजे दे रहा है, तो 6 इसमें 6 घंटे का था ना, ये 12 बजे है, ये 6 बज रहा है, तो इसमें 6 घंटे का अंतर है। तो 6 घंटे का अंतर, इसका मतलब सूर्य कितनी चलेगा, 15 छक्का 90 डिग्री, अर्थात सूर्य का पृथ्वी जो है 90 डिग्री खिसक जाएगी। लेकिन जबकि समय लग रहा है कितना, 12 मिनट का, तो इसको घटा लेते हैं हम लोग। तो 3 डिग्री घटा दीजिए इसमें से, तो आ जाएगा कितना, 87 डिग्री। कहाँ जाएगा ये, पश्चिम की ओर जाएगा कि पूर्व की ओर जाएगा। तो ये होगा क्या, 87 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी अर्थात विकल्प बी आपका सही। निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्राज़ील। तो सऊदी अरब नहीं है। ब्री यानी ब्राज़ील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना, एस यानी साउथ अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है, नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, शैल। तो चूना पत्थर क्या है, यह एक कैसी चट्टान है, बताइए। क्या एक रूपांतरी चट्टान है, नहीं, एक अवसादी चट्टान है। शैल भी अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है, जबकि नीस एक रूपांतरित चट्टान है। तो यह समूह में शामिल नहीं होगा। ग्रेनाइट से नीस बनता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, मिजोरम। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा केरल है, लेकिन दिए गए विकल्प के कारण मिजोरम दूसरे नंबर पर, तो मिजोरम हो जाएगा। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, सिमलीपाल उड़ीसा बिल्कुल सही है, नोक्रेक मेघालय ये भी सही है, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा। बताइए कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं, कंचनजंगा कहाँ पर, सिक्किम में है, क्योंकि अगस्त्यमलाई केरल में है। तो ये हो जाएगा सिक्किम में। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो बहुत कठिन प्रश्न आ गया भाई, इसको देखना होगा कौन सा है। अब जिलेवार जनसंख्या देखनी है, हालांकि आंसर आपका अल्मोड़ा है। क्या है, अल्मोड़ा। तो इसमें जो दिए गए विकल्प हैं उसमें से अल्मोड़ा का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, गुजरात में, बताइए। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। तो ये नर्मदा नदी पर, कहाँ पर है ये, नर्मदा नदी पर। ठीक, निम्नलिखित समूह कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है आपको। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। आप बताइए। अब बिना मैपिंग के आप इसको कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा, मैपिंग करना होगा। देखिए कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में, तो पहले कंचनजंगा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद एवरेस्ट नेपाल में, फिर इधर चलेंगे हम लोग तो मिलेगा अन्नपूर्णा, फिर इधर आगे चलेंगे तो मिलेगा धौलागिरी। ठीक, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। कुछ और इधर हैं,
इंडस्ट्री है और इधर कुछ शहर दिए हुए हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा। उर्वरक के लिए जो राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? उर्वरक के लिए राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? अच्छा, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। जयपुर काफ़ी फेमस है भाई। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ फिरोजाबाद जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वैसे यह कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये बी का 3, तो देखिए बी का 3 किस में दिया है? तो बी का 3 विकल्प ए में दिया है। पहले ही आंसर हो गया भाई। बी का 3 कांच उद्योग जयपुर हो गया आपका। ठीक, तो ए का 4 यानी उर्वरक गंगानगर हो गया, कांच उद्योग जयपुर हो गया, और सीमेंट उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? उदयपुर जाना जाता है। गंगानगर, ये जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशा कोटा, अर्थात विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती? तो बाएं से नहीं मिलती अर्थात दाएं से मिलती है, तभी कह रहा है। गोमती देखिए दाएं से मिलती है, घाघरा बाएं से नहीं मिलती है। गोमती, घाघरा, कोसी, सोन बाएं से नहीं मिलती। तो गोमती, घाघरा, कोसी, सोन ये सब कैसे मिलती हैं? बाएं से, जबकि सोन नदी दाएं से मिलती है। पटना में जब गंगा प्रवाहित होती है तो गोमती या मैदानी क्षेत्र से मिल रही गाजीपुर में, फिर आगे गोरखपुर के आगे जब चलेंगे बलिया के निकट तो घाघरा मिलती है, फिर बिहार में कोसी मिलती है, और इधर से सोन नदी जाती है जो दाएं तट से मिलती है पटना के निकट। सूची 1 को 2 से मिलान करना है आपको। बंदरगाह दिए हैं और राज्य दिया है। तो पारादीप उड़ीसा बड़ा फेमस है। चलिए एक हमको मालूम है, क्या देखिए आंसर निकल जाता है। आइए देखते हैं। पारादीप उड़ीसा, सी का 2 कन्फर्म, और एक ही आंसर निकल गया। क्या बात है। ए का 3 हो गया उस विकल्प ए। देखिए सी का 2 के लिए एक विकल्प दिया है। अब देखिए ए का 3 है, यानी अलेप्पी कहाँ का है? केरल का बंदरगाह है, और इन्नौर जो है तमिलनाडु का बंदरगाह है। तो काकड़ी नाड़ा ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। तो छोटे छोटे बंदरगाह दिए हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, प्लास्टोरिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, माइसिन युग में। क्या सवाल है भाई, चलिए बताइएगा। तो देखिए जो दक्कन का पठार ये उत्पत्ति हुई है ये क्रिटेशियस युग में, जब ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, लावा जम रहे थे, तो उस लावा के ही विस्तार से आज जो है हम लोगों को दक्कन का पठारी भाग जो कि बेसाल्ट लावा से निर्मित है। ठीक है, कौन? दक्कन का पठारी भाग। क्लियर? तो ये क्या है? क्रिटेशियस युग। कौन सा युग है? क्रिटेशियस। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर करिए। 1946 में जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसके सदस्य रूप में प्रथम भारतीय कौन थे? क्लियर करिए, दीजिए आंसर दीजिए, आप लोग दीजिए, विकल्प दीजिएगा, बताइए, कमेंट करिए भाई। ये देखिए 1946 में जो हंसा मेहता हैं प्रसिद्ध समाज सेवी थी, तीनों शिक्षाविद भी थी। ठीक, तो ये इन्हें प्रथम भारतीय थी जिनको 1950 में मानवाधिकार में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया था। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 की संधियां हस्ताक्षरित की गई थी। अमेरिका सोवियत संघ के मध्य, अमेरिका चीन के मध्य, सोवियत संघ चीन के मध्य, प्रयुक्त में से किसी के मध्य नहीं।
तो ये जो संधियाँ हैं, जो शीत युद्ध है, कोल्ड वार, उसी का जो है जब अंत होता है द स्टार्ट ऑफ संधि के माध्यम से, तो ये द्विपक्षीय संधि है, जिस संधि के माध्यम से जो रणनीतिक आक्रमण जो थे, ये क्या कहते हैं, गोला बारूद की संख्या दोनों खूब प्रतिस्पर्धा उसमें दुनिया में चल रही थी, तो उसको कम करने के लिए दोनों देशों के बीच जो है, आप सोवियत संघ का इसी सब द्वारा विघटन भी हो जाता है, जो कि उस्मान में रूस है। तो इसी समय इन दोनों के मध्य में संधि हुई थी। स्टार्ट जो फर्स्ट हुआ था वो 31 जुलाई 1991 को हुआ था, और जबकि दूसरा जो हुआ था वो 5 दिसंबर 1994 को हुआ था। तो पहला हुआ था 31 जुलाई कब, 1991, और दूसरा हुआ था कब, यह हुआ था 5 दिसंबर 1994 को। क्लियर हो गया? किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार का एंड हुआ, जो शीत युद्ध उसका अंत। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो इसमें जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में 1993 में लाया गया था, जबकि 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत, ब्रेटन स्टोन समझौता के तहत, एस वुड्स समझौता के तहत। किसके तहत? तो आप जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना की गई थी। 1945 में IMF आया अस्तित्व में, और 1946 में विश्व बैंक अस्तित्व में आए थे। एशियाई विकास क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो सार्क की स्थापना है, बताइए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1984, 87, 85, 83। चलिए, ये था दिसंबर 1985 में, यानी विकल्प सी सही आपका। तो कहाँ पर हुआ था? ढाका में। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था, और यहीं पर जो है इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? काठमांडू में। ठीक, तो बांग्लादेश में इसका सम्मेलन हुआ था, और मुख्यालय बना कहाँ पे? काठमांडू में। निर्वाचन में भाग लेता है राज्य विधानसभा लिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों, राज्य विधान परिषद के सदस्यों। चलिए बताइए, अब इसका आंसर आप ही लोग देंगे। पुटअप करिए, बहुत इजी सवाल है, कमेंट करिएगा भाई, आंसर दीजिए। तो देखिए, एक चीज़ तो हमें कंफर्म है, आपको भी कंफर्म है, राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है, तो किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो राज्यसभा और लोकसभा के से होता है, ठीक, तो 2 तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? 1 और 3, अर्थात आंसर आपका सी हो जाएगा, विकल्प सी, तीसरा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्य विधानसभा भाग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम, इसका मतलब क्या है? बढ़ते हुए, घटते हुए क्रम। बताइए क्या माना जाए, बढ़ता हुआ, घटता हुआ? भाई घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। बड़ा कठिन आ गया सवाल भाई। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद आप मैप देखिए तो झारखंड दिखाई देगा, फिर उसके बाद आप मैप देखिए हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, उससे छोटा उत्तराखंड आपको दिखाई देगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा?
विकल्प सी आपका सही है। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, यौवन दिवस के रूप में, मजदूर दिवस के रूप में, किस रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए। ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? मानवाधिकार दिवस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। चलिए क्लियर करिए, क्या नहीं पाया जाता? उत्तर प्रदेश में अब्रक नहीं पाया जाता भाई। चूना पत्थर भी सोनभद्र के क्षेत्र में है आपका, बॉक्साइट भी है, जिप्सम भी पाया जाता है, जबकि अब्रक नहीं पाया जाता। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य। तो इसमें देखिए जो भारत का जो प्रमुख शैल तंत्र है, जिसमें सबसे धात्विक खनिज की अगर बात करें तो वो धारवाड़ शैल तंत्र में है, जिसमें लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी पाया जाता है। जबकि जो गोंडवाना तंत्र है उसमें कोयले का साक्ष्य सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब क्षेत्र रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है? आलू, गन्ना, मेथी, सरसों। चलिए बताइए भाई, गन्ना क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 पे भारत में। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। कौन नहीं होंगे? तो क्या राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से हैं? कहाँ से हैं भाई? ये शाहजहाँपुर से हैं। कहाँ से हैं ये? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से, ठीक। जबकि बाकी सब सही है। विकल्प डी। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित? बेतवा पर, केन, रिहंद, रोहिणी। केन, रिहंद, रोहिणी। चलिए बताइए। ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? तो उत्तर प्रदेश जो परीक्षा बांध जिसे झांसी में है, बेतवा नदी पर, ठीक। संस्कृत में बेतवा नदी को क्या बोलते हैं? बेत्रवती। बेतवा नदी के मध्य में भोपाल के दक्षिण पश्चिम में निकलकर भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया, जालौन, सूतीवी कहाँ आती है? हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी है यह? यमुना की सहायक नदी है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य, रामानंद। तो ये जो है भर्तृहरि का है, भर्तृहरि का। और चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किससे संबंधित है? भर्तृहरि से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर समर्पित है ऋषि, किस ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, भृगु को। तो ये जो है महर्षि व्यास को समर्पित है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहपुर उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो यह उत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश का सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 11। तो ये कितनी है? 9 है। क्योंकि इसमें कौन सा जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है? चित्रकूट बनाता है, जौनपुर भी बनाता है, संत रविदास नगर भदोही भी बनाता है, जबकि सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस सीमा बनाता है रंदौली से, न कि। इसलिए डी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। प्रक्रम है, अवस्थल रूप है। चलिए बताइए। तो देखिए जो पटल विरूपण होता है इसे बोलते हैं होस्ट, और पवन को बरखान बोलते हैं। अस्थाई तुषार क्या होता है? प्रतिरूपित भूमि। तो भाई जो बचा तरंगे स्टैक में, तो ए का 4, तो ए का 2 देखिए 2 विकल्प में है। बी का 4, एक सिर्फ 2 विकल्प में, लेकिन ए का 2 और बी का 4 है विकल्प ए में है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एल्युमिनियम का सेंटर कहाँ है, सीमेंट का सेंटर, पेट्रो रसायन का, बताइए। चलिए स्पष्ट करिए भाई। तो देखिए एल्युमिनियम का जो है ये कोरबा प्रसिद्ध स्थल है, कोरबा, जहाँ पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। सीमेंट के जो सेंटर है, सीमेंट के लेकर के जो एल्युमिनियम, कोरबा, और जो सीमेंट का जो प्रमुख स्थान है वह है डालमिया नगर। देखिए डालमिया सीमेंट आता है आपका। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बेंगलुरु, आप जानते हैं सिलिकॉन वैली के रूप में। अब पेट्रो रसायन के लिए गए हैं बोंगईगांव। देखिए सी का वन तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो सी का वन 2 विकल्प में ए और डी में भी दिया है, जबकि जो है सीमेंट डालमिया नगर बी का 3। तो ये सिर्फ जो है विकल्प ए में है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। भूगोल मानव परिस्थिति के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था जे क्लार्क ने, एच बेरोस ने, रिचर्ड हार्टसन ने, डेविड स्मिथ ने। तो ये जो है किसने किया था, एच बेरोस ने। किसने किया था, तो इनकी पुस्तक थी मानव भूगोल परिस्थिति तंत्र के रूप में संकल्पना को करने वाले कौन थे, एच बेरोस थे। जबकि डेविड स्मिथ जो है नव निश्चयवाद का समर्थन किया था। और रिचर्ड हार्टसन ने अपनी पुस्तक में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, उनमें से कौन सबसे नई पर्वत, अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक, विंध्यम। चलिए बताइए। तो शिवालिक कहाँ है भाई, शिवालिक श्रेणी, अरावली तो सबसे प्राचीन है, अन्नामलाई दक्षिण भारत में, विंध्यन मध्य में। इसमें जो शिवालिक श्रेणी है यह सबसे नवीन है, ठीक, जबकि यह वलित पर्वत है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु की। किसकी है, ये है गुजरात की। किसकी है, गुजरात की, ठीक। तो महाद्वीपों के किनारे का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस जल की औसत गहराई 100 फैदम तथा ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है, इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा किसके पास है, गुजरात के पास। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी इस्लामिक कानून का संरक्षक था, काजी उल कुजात, मुहतसीब, सदर उस सुदूर, खाने सामा। कौन है, तो ये है काजी उल कुजात, जो इस्लामी अधिकारी होते हैं, इस्लामी कानून का संरक्षक के रूप में। चलिए आगे बढ़िए। मुगल शासकों में किसने सर्वप्रथम तुला दान को, जो कि हिंदुओं का तुला भार समारोह था, स्वीकार किया था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। ये सबसे पहले किसने स्वीकार किया था, हुमायूं ने। व्यापार की शर्तें के आर्थिक अवधारणा अर्थशास्त्र का योगदान करने का श्रेय किसे है, व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय किसे है, अमेरिकन अर्थशास्त्री F.W. टॉजिंग, अमेरिकन अर्थशास्त्री इरविंग फिशर, डेविड रिकार्डो, गस्टो कैसली। जो है ये योगदान है वो है W. टॉजिंग का। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है, इजी सवाल भाई, भारतीय रिजर्व बैंक। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में, अधिक जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाले देशों दोनों में। ये कम जनसंख्या वाले देशों में लागू होता है। तो ये रहा आज के टेस्ट सीरीज की श्रृंखला नंबर 6 जो आपकी कंप्लीट हुई। हाँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो
यूँ ही आप लगातार प्रैक्टिस अपना जारी रखिए। अगर टॉपिक वाइज आपको अध्ययन करना है, चैप्टर वाइज करना है, विषयवार करना है, तो हमारे मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है पीसीएस प्रीलिम्स का, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।